बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। विषय से आपको अवगत करा देते हैं। हमारा आज का विषय है धरती की पुकार, संरक्षण, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी। ये विषय अपने आप में बहुत व्यापक है और बहुत सारी बातें ये कह रहा है। आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन और मनन करने जा रहे हैं जो केवल विचार नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार है। ये वही धरती है जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें अन्न, जल, वायु और जीवन का आधार प्रदान किया है। किंतु आज वही धरती हमें पुकार रही है अपने संरक्षण के लिए, अपने संतुलन के लिए और अपने अस्तित्व के लिए। तो ऐसे समय में आज केवल बातें ही नहीं, हमें कार्य भी करना जरूरी है। हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, हमारे साथ हैं वरिष्ठ चिकित्सक एवं समाज सेवी, अखिल भारतीय प्रमुख आध्यात्मिक स्वास्थ्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आरोग्य भारती एवं अध्यक्ष आरोग्य भारती मध्य भारत प्रांत, डॉक्टर राजेश शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। दर्शकों, आपको बता दें कि डॉक्टर साहब हमेशा ये मानते हैं कि स्वास्थ्य केवल शरीर का नहीं बल्कि समाज और पर्यावरण का भी होता है, और इसी कथन को चरितार्थ करते रहते हैं। और जब तक स्वच्छ नदियाँ, निर्मल हवा और हमारी जीवन शैली संतुलित नहीं होगी, तब तक हम स्वस्थ जो है कल्पना पूरी नहीं कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपके इन्हीं विचारों के साथ, आपकी इसी सोच के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जो विषय आज हमने महत्वपूर्ण लिया है कि धरती पुकार रही है अपनी संरक्षण, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी को याद दिलाने के लिए, इसी से शुरुआत करते हैं। पूर्वा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूरदर्शन के देखने वाले सभी हमारे मित्रों को बहुत बहुत नमन करता हूँ मैं। पूर्वा जी, आपका जो विषय है धरती की पुकार, इस पे हमारे विचार जो है, हम सब के विचार और मेरे विचार साझा करने का आपने जो मुझे अवसर प्रदान किया है, तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि धरती माँ जो है, जैसे बिगड़े हुए बच्चों को माँ कैसे पुकारती है, क्या बात है सर, शुरुआती इतनी अच्छे आपने वर्ड से करी है कि लोगों को एकदम इम्पैक्ट पड़ेगा कि बिल्कुल। तो अभी जो है बहुत से धरती माँ के बच्चे बिगड़ चुके हैं जी, ठीक है। तो धरती माँ पुकार रही है जी, संरक्षण के लिए भी पुकार रही है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो हैं उन्हें निभाने के लिए पुकार रही है जी। तो ये 2026 जब इस आधुनिकता की दौड़ में हम भागे जा रहे हैं, तो ये बहुत ही उचित विषय है आपका। तो देखिए, मैं मनुष्य की तो बात ही नहीं कर रहा, मनुष्य तो सृष्टि की सर्वोत्तम कृति है जी, सर्वोत्तम कृति है, मनुष्य की बात कर रहा हूँ। तो मैं तो एक केंचुए का उदाहरण अगर देता हूँ मैं, तो केंचुआ इस धरती के लिए क्या करता है, क्या कुछ करता है, या वो भी धरती से कुछ अपने लिए ही शोषित करता है। एक मधुमक्खी की बात करता हूँ मैं जी। तो मधुमक्खी इस प्रकृति में, इस प्रकृति के संरक्षण में धरती माँ के लिए क्या करती है, मनुष्यता के लिए क्या करती है। छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज हैं जो धरती में नाइट्रोजन को संयोजन करते हैं पृथ्वी में, जिससे कृषक की कृषि का उत्पादन बढ़ता है जी। तो मनुष्य क्या करता है, वो क्या करता है, तो वो मनुष्य जो है, जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया जी, जैसे जैसे हम जो है इस यूनिवर्स में, जगत में हमने अपनी अलग दुनिया बना ली। हमने उन सबको, जिन्हें हम पशु या जानवर कहते हैं, उन प्राणियों को हमने अलग कर दिया जी। तो हमने अपने इस स्वार्थ के लिए क्या किया, धरती माँ के साथ क्या किया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं जी। हम सब जो है अब ये नए बैटरी चलित वाहनों की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक तरफ तो ये उचित है क्योंकि हमें पोल्यूशन से बचना है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस बैटरी का जो, जब ये रिजेक्ट हो जाएगी, जब बैटरी खत्म हो जाएगी, तो इस बैटरी का पर्यावरण पे क्या फर्क पड़ेगा। इसे कैसे, पेट्रोल तो हम डालते हैं, 1 लीटर 60 किलोमीटर गाड़ी चली, पेट्रोल खत्म हो गया, धुआं ही दिया हमने, कार्बन दी, लेकिन इस बैटरी का क्या होगा। ये रेडियो एक्टिविटी जो है, जो इसके जो लिथियम बैटरी है, ठीक है, ये जब अगर हम इनको बात करते हैं तो यहाँ पे जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों में ज़मीन खोज रहे हैं जी। कि ये जो बैटरियाँ ख़त्म हो जाएंगी जब, तो इनको अपने देश में ना करके दूसरे देशों में दिया जाए। जो गरीब देश हैं वो पैसा देंगे और आपकी इस बैटरी को डंप करेंगे। ये बैटरी जहाँ भी जाएगी ज़मीन पे, ज़मीन के भीतर जो है उसकी पर्यावरण
क्षमता को कम करेगी। ये छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने। मुझे ये भी याद है बचपन में जब बोर हुआ करता था तो अक्सर जो है 60 फीट 70 फीट पे पानी निकलता था। जी जी बिल्कुल, मुझे याद है मैंने एक दिन यहाँ पे हमारे एक मित्र व्यापारी मित्र हैं, वो एक ऐसी गाड़ी लेके आए जो 2000 फीट नीचे से पानी निकालती है। क्या आवश्यकता हुई आपको 2000 फीट नीचे जाने की? कैसे पानी का स्रोत कम हो रहा है, कैसे नदियाँ सूखते जा रही हैं, कैसे हमारी जो बावड़ियाँ होती थी पानी के जलाशय सूखते जा रहे हैं। ये चिंता का विषय तो है। धरती माँ पुकार पुकार के कह रही है, बहुत कुछ कह रहे हैं। जैसे कार्बन एमिशंस हो रहा है। मैं अभी दिल्ली गया था, हमारे ही मध्य प्रदेश के एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे है। उन्होंने जब ये मुझे बताया कि एक बहुत ही जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ आपके दूरदर्शन पे कि एक दिल्ली वासी की उम्र पर्यावरण के कारण 11 वर्ष कम हो चुकी है। सर, मेरे दिल बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ी चीज है। 11 वर्ष उम्र कम से पोल्यूशन के कारण में तो मेरा दिल दहला। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि स्कूल में जो प्रतियोगिताएं होती हैं, जो आउटडोर के बच्चे दौड़ेंगे, सांस फूलेगी, उतना ही ज़्यादा धूल अंदर जाएगी बच्चों के लिए। इंडोर गेम्स अलाउड, आउटडोर गेम्स, ये चीज़ें आ गई। ये सभ्यता है क्या? माफी चाहूंगा मैं, शायद ये विषय सर ये विषय है। आप ये बताइए कि जिस तरह से हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो आपने बताया कि हम अनभिज्ञ कि हम 11 वर्ष जो है वो अपनी उम्र को कम कर रहे हैं। अभी सर इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। वीरेंद्र राजपूत जी हमसे जुड़ चुके हैं नर्मदापुरम से। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी मैम, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते जी वीरेंद्र जी, बताइए। मेरा सर से एक सवाल था जी कि आज मैडम जो पर्यावरण पर जो युवा पीढ़ी ध्यान नहीं दे रही है जी, जैसे अभी हम किसान हैं, किसान एरिया है पूरा नर्मदापुरम, तो अभी ये गेहूं की कटाई के बाद नरवाई निकलती है, तो ये नरवाई में बहुत आग लगती है, इससे बहुत भारी मात्रा में नुकसान होता है पर्यावरण को। तो हम जानना चाहेंगे सर से कि कोई हम युवा पीढ़ी को एक संदेश दें कि ये नरवाई को कम से कम जलाएं, इसका उपयोग भूसे में करें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीरेंद्र जी ने सवाल किया है। डॉक्टर वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप नमस्कार। आपके प्रश्न से लग रहा है कि आप बहुत ही जागरूक नागरिक हैं और ये इतना महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है। और हम चूंकि भारत किसान प्रमुख हैं, हम भारत गाँव में बसता है, और अगर बात करते हैं तो आज भी 60-65% आबादी जो है वो कृषि पर आधारित है। और किसान के लिए ये मुद्दा जो है, जब फसल कटती है उसके बाद जो है उस फसल का क्या करना है, तो कृषक जो है अपने फ़ायदे के लिए जो है वो उसको जला देता है। और जलाने से जो प्रदूषण होता है वो हम देख ही रहे हैं दिल्ली और दिल्ली के आसपास की घटना को देखते हुए। तो मुझे लगता है कि सारे के सारे किसान मिल के यदि उस नरवाई के लिए, क्योंकि अब नए ऐसी तकनीकी आ चुकी है कि उस नरवाई से भी जो है हम उसके कॉम्पैक्ट पूल बनाने के बाद में उसे कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी मशीनें भी आ गई हैं कि जो कटी हुई फसल है उसको हम जैसे भूसा ही है सिंपल, भूसे को इम्पैक्ट करके जो एक ट्रक भर भूसा है वो एक संदूक में आ जाता है। जी जी, ठीक है। उसके कई पूल जो है वो ईंधन के रूप में काम होते हैं आजकल। अच्छा, इस तरह से भी उसको हम तो ये तो एक आपके संकल्प शक्ति है कि सारे किसान जो है अगर एक संकल्प ले लेते हैं कि हमें जो है, क्योंकि क्या है कि आज जो करेंगे वो अगली पीढ़ी को फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये नरवाई का जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो मुझे लगता है कि आप नर्मदापुरम के जागरूक निवासी हैं, तो एक ऐसी एक अगर संगोष्ठी होती है किसानों के साथ मिलके, क्यों ना हम नर्मदापुर जिले को एक आदर्श जिले के रूप में विकसित करें, क्यों ना हम समाज को बता पाए कि हमारा ही एक ऐसा जिला है जहाँ पे जो है ये फसल जलती नहीं है। जी, तो ये उदाहरण जो है इसमें शासन प्रशासन भी जो है एक विल पावर के साथ सामने आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। और हमारी सरकार भी नरवाई को लेकर हमेशा दिशा निर्देश जारी करती है। आपको मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, एक हमारे मित्र हैं नर्मदापुर से जिनका नाम राज रघुवंशी है, मैं जानता हूँ, उन्होंने इस विषय पे बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। तो अगर उनका कहीं से पता मिलता है तो उससे संपर्क करके, ये ज्योति है बेसिकली, जैसे एक दीप जो है पूरे अंधकार को नष्ट कर देता है। केवल एक किसान, एक युवा इसमें अगर आगे निकल जाता है मशाल लेके, तो उसके बाद तो फिर महफिल और काफिला बढ़ते जाता है। मैं बधाई देता हूँ, आपने विषय उठाया, इस पे आगे बढ़ें, हम सब आपके साथ हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, और इस मुद्दे को सभी के सामने लाने के लिए। और डॉक्टर साहब आपका भी, क्योंकि आपने जिस तरह से सभी तक ये बात पहुंचाई है, हमारे और भी किसान भाई इससे लाभान्वित होंगे और शायद उस विकल्प, उस प्रकल्प को ढूंढने की कि किस तरह से हम इसका जो है एक हल निकाल सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं किस तरह से। डॉक्टर साहब, आज जिस विषय की हम बात कर रहे हैं, अगर हम संरक्षण की बात करते हैं
तो आप पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। आपका जो एनजीओ है वो बहुत ज़्यादा इस दिशा में कार्य कर रहा है कि प्रकृति से कैसे लोगों को जुड़ा जाए। अगर हम सेवा की बात करते हैं तो आप वैसे ही वरिष्ठ चिकित्सक हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप सेवा का कार्य कर रहे हैं और सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन तो आप कर ही रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ें जो समाहित हैं विषय में वो आप ही में है। लेकिन अभी यशवंत जी हमसे बैतूल से जुड़ चुके हैं, तो उनके सवाल के बाद आप मेरे सवाल का आंसर जरूर दीजिएगा। तो यशवंत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी आप सुन पा रहे हैं यशवंत जी हमको? जी 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 बताइए, सवाल कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो। जी 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 हम सुन पा रहे हैं आपको। जी आप बताइए। यशवंत कुमार जाटव बैतूल से बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब सवाल था, जो डॉक्टर साहब आरोग्य भारती के, नमस्कार जी, जी। जो जिला प्रमुख है, प्रांत प्रमुख है जी, तो आपकी संस्था ये आरोग्य भारती में किस तरह की जन जागरूकता अभियान चला रही है? उससे जो बैकवर्ड इलाके हैं उनको उससे क्या प्रोत्साहन मिल रहा है? तो थोड़ा सा मुझे सर डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे। और मैं चाहूंगा कि ये चीजें जन जागरूकता के तौर पर सब दूर फैले और जो आरोग्य भारती का काम वो विस्तार पूर्वक किया। जी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है सर, और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जी 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 मैं अपूर्वा जी आपका प्रश्न और हमारे जाटव जी का प्रश्न इसको समाहित करते हुए मैं बताता हूँ। देखिए मैं 2006 में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक न्यूज़ को देखते हुए मैंने महाराष्ट्र का एक गांव है जिसका नाम है हिवरे बाज़ार। अच्छा। हिवरे बाज़ार मैंने वो भ्रमण किया था, मैंने स्वयं भ्रमण किया था। हिवरे बाज़ार में एक नाम उभरता है पोपट राव पवार, हम गूगल में सर्च कर सकते हैं। वो वहाँ के सरपंच थे। एक युवा नागरिक, एक युवा बच्चे, ईश्वर की देन है कि कुछ चंद मित्र बोलते हैं कि हमारा गांव जो है वो बहुत ही अभावग्रस्त है। वो गांव में सूखा है, गांव में और भी सामाजिक कुरीतियाँ बुराइयाँ हैं, क्यों ना हम कुछ करें। तो वो प्रेरित होकर गांव आता है और हिवरे बाज़ार का जो नाम था टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐसा था कि एक ऐसा गांव, भारत का ऐसा गांव जिसको 140 देशों के लोग भ्रमण करने आ चुके हैं, देखने के लिए। 140 देशों के लोग घूमने आ चुके हैं, भ्रमण करने आ चुके हैं। हिवरे बाज़ार, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, अहमदनगर में ये गांव पड़ता है। जी। उस गांव में 100% साक्षरता है। 100%। जी। गरीबी रेखा के नीचे एक भी परिवार नहीं है। क्या बात है। ठीक है, वहाँ के जो बच्चे हैं वो आर्मी में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। जी। पूरा का पूरा गांव जो है एक प्रकार से एक पॉजिटिविटी की तरफ, जहाँ पे सूखा था, जहाँ पे लोग पलायन करते थे, आज वहाँ पे जल संरक्षण का उदाहरण बना हुआ है ग्लोबली। उन्होंने जो है अपने पहाड़ों पे जो है लाखों पेड़ लगाए हैं, पूरे पर्यावरण को उन्होंने बदल के रख दिया है। आज हर तरह से वो गांव का जो है, अगर उस गांव का बच्चा जब कॉलेज जाता है, कभी कभी क्लास में जैसे इंट्रोडक्शन होता है तो जैसे ही बच्चा बोलता है कि मैं हिवरे बाज़ार, तो अचानक पूरी क्लास मुड़ के देखती है, वो टीचर मुड़ के देखता है, अच्छा हिवरे बाज़ार से हो तुम। तो जब एक छोटा सा भारत का ही गांव है, वहाँ पे एक युवा एक संकल्प लेके पूरे उस गांव के सब लोगों को एक दिशा में बांध सकता है, तो हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप हिवरे बाज़ार को गूगल पे देखिएगा जाके कि कैसे उस गांव में जो है, मतलब आज हर परिवार जो है लखपति क्या करोड़पति है। मैं जब उस गांव में गया था तो मात्र 2500-3000 जनसंख्या का गांव है। ऐसे हमारे मध्य प्रदेश में बहुत से गांव हैं जहाँ 1000, 1500, 2000 जनसंख्या। बिल्कुल। तो आप क्यों नहीं आदर्श गांव बना सकते? आप जहाँ रहते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि अच्छा काम पड़ोसी करें, ठीक है, हम केवल भोग करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर। ऐसी देश के लिए भी यही भावना रहती है कि चंद्रशेखर आजाद निकले लेकिन पड़ोसी के घर से। तो ये जो भावना है ना, हमको स्वयं मैं यह हटाना पड़ेगा। सर्वप्रथम माँ भारती, सर्वप्रथम मेरा देश, मेरा नगर, मेरा कस्बा, मेरा पड़ोसी। प्रेमचंद भी कहते हैं कि परार्थ ही सबसे बड़ा स्वार्थ है। परार्थ मतलब आप दूसरे को सुख दो, वो देखता है ऊपर वाला। तो धरती भी यही तो कहती है। ठीक है, आप जो है अपने जीवन को केवल अपने ऊपर खर्च ना करें। देखिए गाना भी है, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। सब फार्मूले बने हुए हैं फिजिक्स के। ठीक है, वो ईश्वर देखता है, ईश्वर देखता है कि ये मेरे परिवार के लिए ये व्यक्ति क्या कर रहा है, तो मैं इसके परिवार के लिए कुछ करूं। और जब वो आपके परिवार के लिए करेगा तो क्या करेगा, आप समझ सकते हैं। तो ये हम सब का दायित्व बनता है मेरे मित्र।
कि हम जो है चाहे आरोग्य भारती के माध्यम से करें, चाहे सेवा भारती के माध्यम से, चाहे विद्या भारती, चाहे किसी भी संस्था के माध्यम से करें, हम अपने जीवन का कुछ अंश 24 घंटों में हमने 7-8 घंटे सो के बिता दिए, बाकी समय 8 घंटे हम अपने काम के लिए बिता दिए, बाकी 8 घंटे में 1 घंटा अपने लिए मत जियो, धरती माँ के लिए जियो, लोगों के लिए जियो, सेवा के लिए जियो, जैसा आपने बोला, ठीक है, रक्तदान है, वस्त्रदान है, वृक्षदान है, कुछ तो करें, कुछ तो करें, केवल अपने लिए छोड़ के इतना ही बहुत है, ये पूरी धरती माँ बदल जाएगी जी। और जहाँ तक आपने कहा कि जो पंच तत्व हैं, धरती है, जल है, अग्नि है, वायु है, ईथर है, इसके लिए हम करते क्या हैं? इन्हीं से मिलकर तो हमारा शरीर बना है, तो हम करते क्या है इसके लिए? जी सर, हम अक्सर देखते हैं कि कहीं अगर नल खुला हुआ है तो लोग निकलते जाते जा रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं लगा कि नहीं उसको जाके बंद कर दें। घरों में देखिए आप, पूरे घर की लाइटें जो हैं जल्दी छोड़ देते हैं। मतलब हम आपने कहा ना कि शुरुआत हम अपने आप से कर सकते हैं, तो सबसे पहले वहीं से हमको शुरुआत करनी होगी। और दूसरा जो है मुझे ये भी लगता है पूर्वा जी, जैसे आरोग्य भारती की बात करता हूँ तो आरोग्य भारती जो है 3-4 चीज़ों में काम करता है। इसी से धरती भी यही कहती है कि हम जो है जब आयुर्वेद की बात करते हैं जी, आयुर्वेद, वेद मतलब नॉलेज, आयुर् मतलब लाइफ जी, ये लाइफ का नॉलेज है। आयुर्वेद जीने की पद्धति है जी, योग जीवन जीने की पद्धति है। क्या हमें नहीं पता कि हमें योग करना चाहिए? क्या हमें नहीं पता कि हमें एक एक्सरसाइज, प्राणायाम या वॉक या आहार विहार पे अपना कंट्रोल करना चाहिए? हमको सब पता है, लेकिन उसके बाद भी क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ते जा रहा है? भारत आज डायबिटीज़ की राजधानी है। गांव में जाके जो है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड ऐसी चीज़ें आम हो गई हैं। क्यों हमारे युवा जो है वो व्यसन की तरफ जा रहे हैं? सुबह सुबह आप देखोगे 11, 12, 15 साल का बच्चा खैनी खाने लगता है। जी बिल्कुल, घरों में तंबाकू चल रहा है, हर जगह तंबाकू के रेपर्स। क्या हमें पता नहीं है? ये हमें सब पता है। सर एक और अपभ्रंश जो शायद भारत में ही कहीं जगह देखने मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये। हालांकि मैं एक दूरदर्शन के माध्यम से ये चर्चा कर रही हूँ, लेकिन कई लोग कहते हैं कि नहीं, जब तक हम कुछ नशा नहीं करते, गुटखा नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, जब तक हम जो है फ्रेश भी नहीं होते, हमारा माइंड वैसा रहता है। मतलब ये एक भ्रांति है या इसको इस तरह से क्यों कनेक्ट किया? आप स्वास्थ्य की तरह जानकारी सभी को बताते हैं, तो क्या ये भी एक अवेयरनेस की बात है लोगों के लिए? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये मनुष्य की कमजोरी है जी, कि हमारी निर्भरता जो है, अगर सर इवन चाय का ही हम जिक्र करते हैं तो कहते नहीं, चाय जब तक ना लो हमारी सुबह नहीं होती है। आपने सही कहा, हम सुबह ही बिगाड़ देते हैं जी, हम सुबह बिगाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो है, हमको एक दिन पहले रात में खाना कब है, क्या खाना है, कितना खाना नहीं पता हमें, ठीक है। भोजन में क्या अवयव होने चाहिए हमें नहीं पता जी। हम जीवा के चलते अपनी स्वाद ग्रंथियों का पेट भरने के लिए जो है कुछ खाते जाते हैं तो पे जो आपके इंटेस्टाइन की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं जी, ठीक है। आपको तंबाकू खाने से आपको शौच में जाना पड़ता है। जी जी बिल्कुल, ये निर्भरता है, ये एक प्रकार से निर्भरता क्या है। सर ये कुछ मतलब मानसिक तरह का कुछ Addiction इश्यू है। है क्या? हाँ, ये addiction या है। सच में ये हमारे बॉडी से कनेक्ट है कि नहीं? ऐसा होता है तो ये चीज होती है? पूर्वा, पहले तो ये शरीर को प्रभावित करता है जी, उसके बाद ये आदत बन जाता है जी, और आदत मानसिक होती है। एडिक्शन, हैबिट एडिक्शन, धीरे धीरे आपके ब्रेन में ये एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन उसे कहते हैं जब आपका शरीर जो है उसमें क्रेविंग्स आने लगती हैं, वो मांगने लगता है जी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमको दिनचर्या शुरू करनी है, सुबह जो है शौच आदि से निवृत्त होने के बाद ही एक अच्छा दिन की शुरुआत होती है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, मान लीजिए तंबाकू का पाउच भूल गए या चाय नहीं मिली जी, जी, तो उस दिन भर जो है आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके काम नहीं होंगे, आपका मूड अपसेट रहेगा, आपके भीतर कुछ ना कुछ एक विकलता बनी रहेगी। तो डिपेंडेंसी है, एक बुरी बात है, ये तो व्यसन है जी। व्यसन मुक्ति के बहुत बड़े बड़े आयाम चलते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मनुष्य की निर्भरता अगर बाहरी तत्वों पे कम होते जाती है उतना वो सुखी होते जाएगा जी, उतना सुखी हो जाएगा। आत्मनिर्भर बोलते हैं हम जब है, हमारी डिपेंडेंसी, उतने ही हम सबल बनते जाएंगे, उतने ही हम स्ट्रांग बनते जाएंगे। हमारा कैरेक्टर, हमारा आत्मबल उतना ही मजबूत होगा जितनी हमारी निर्भरता बाकी किसी भी चीज़ों पे कम होते जाएगी। ये आदत हमको डालनी चाहिए और योग जो है इसके लिए सर्वोत्तम साधन है। योग सर्वोत्तम साधन है। सर इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी ग्वालियर से ऋषि मोहन जी हमसे जुड़ चुके हैं। ऋषि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ मैडम नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि सामाजिक जिम्मेवारी बहुत बड़ी दायित्व है लोगों का और इसके लिए लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है।
देखा ये जाता है कि जैसे ही सफाई कर्मचारी कुछ सफाई करके गया और वैसे ही आसपास के लोग कुछ पॉलीथिन में कूड़ा भर के फेंक देते हैं, या कहीं वाहन से निकले गाड़ी से और थूक दिया वहीं गुटखा वुटखा पान वान सड़क पे। तो ऐसे लोगों को कैसे जागरूक किया जाए? बड़ी मुश्किल स्थिति बन जाती है, लोग सड़क गंदी करते जा रहे हैं जी। तो ऐसे स्थिति में थोड़ा सर बताएं कि क्या बिल्कुल ऋषि जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब हम समझाते हैं सर, उनके साथ मैं भी प्रश्न ऐड करूंगी कि जब हम इन बातों पर अवेयर करते हैं, समझाते हैं, तो बातें झगड़े में तब्दील जल्दी हो जाती है कि नहीं आपने हमको कैसे रोका। तो ये बड़ी वर्ल्ड वाइड समस्या आज ऋषि जी ने ऋषि भैया मैं आपके भी कुछ परिचित होंगे जो अमेरिका में रहते होंगे जी, है ना, आपके कई अड़ोसी पड़ोसी बच्चे अमेरिका में। मैं एक बात बताना चाहूँगा, अमेरिका बहुत ही समृद्ध और बहुत ही विकसित देश है, तकनीकी रूप से समृद्ध, पैसे से समृद्ध है। आपको पता है वहाँ के जो लोग हैं खुद उठाते हैं, खुद साफ करते हैं जी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है किसी सर्वेंट को रखना जो है उनकी तनख्वाह के बराबर है। अच्छा। तो वो भी जो है अगर अपना काम कर सकते हैं तो हम भी अपना काम कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, वही व्यक्ति जो भारत में पान खा के थूकता है, गुटखा खा के फेंक देता है, वो जब दुबई जाता है, जब एयरपोर्ट पे उतरता है तो वहाँ तो नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोड़े लगते हैं। वहाँ पे जो है जब आप जो है सड़क पे कुछ कचरा फेंकते हो, डंडे पड़ते हैं जी। दंड इतना भयानक है कि आपके साथ पुश्तें जो है वो कुकर्म ना करें। तो मनुष्य जो है ना, मनुष्यता जब छोड़ देता है, जब उसमें पशुता के गुण आते हैं, तभी हरकत करता है कि जहाँ आप रहते हो, ठीक है, वही चीज़ गंदगी कर रहे हो आप। आपने मन के भीतर गंदगी डाल रखी है, आप अपने शरीर के बाहर गंदगी डाल रखी है। ये केवल और केवल दूसरा जो है लोग कौन है? आप और हम ही तो लोग हैं ना। क्यों हम जो है किसी और की तरफ देखेंगे कि वो सुधारे आपको आके? आप अपने बच्चों को नहीं सुधारते। तो ये तो मेरे भीतर भाव आना चाहिए, मेरे भीतर जागृति आनी चाहिए, मेरे भीतर चेतना आनी चाहिए। जब हम राष्ट्र के प्रति उस प्रेम भाव से, ठीक है, मैंने इसलिए कहा ना कि मैं भारतीय हूँ, क्या मुझे गर्व है इसका? क्यों एक अमेरिकन बच्चा कहता है यस आई एम फलानी कंट्री का सिटीजन हूँ हमें कब ये भाव अंदर भीतर में डेवलप होगा? यस आई एम, मैं भारतीय हूँ। भारतीय होने का अर्थ तो समझो हमारा भारत था कैसा? सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था। अध्यात्म में विश्व गुरु होने का दावा हम वैसे ही नहीं करते थे, लेकिन किसी कारण से उस कालखंड में जैसे 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 वो भीतर से हम अपनी जड़ों से कट गए, हम अपने संस्कारों से कट गए, हम अपने सनातनी ज्ञान से कट गए, तो उसके कारण जो है ये एक मिक्स्ड भाव पैदा हो गया। भौतिकवादी होने का ये एक कारण है। हमें पता ही नहीं है कि हमने जीना कैसे, जीवन जीने की पद्धति भूल चुके हैं। क्या बात है? आपने ऋषि मोहन जी बहुत ही उचित सवाल उठाया, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप आज से ही अपने आसपास एक ग्रुप बनाएं, ठीक है। महीने में केवल एक दिन, ज़्यादा नहीं कहता, महीने में एक दिन, इतवार के दिन सुबह का समय निकाल के आप अपने आसपास का एक क्षेत्र चुन लें, उठें, जाएं, सफाई करें। देखिए कैसे धीरे धीरे वो अलग जगती है, समाज में ये जागृति आने लगती है। अच्छे कारण के लिए आप आगे बढ़ें और ज़माना आगे जुड़ता जाएगा, बिल्कुल जुड़ेगा। बिल्कुल सही कहा ऋषि सर ने कि बदलाव की जब शुरुआत होती है तो अपने आप से ही करनी चाहिए हमें, और जिस तरह कहते हैं जब आप चलते जाएंगे तो कारवां अपने आप बढ़ता चला जाएगा। ऋषि, इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि कई लोग सर बुरा मान जाते हैं। हमारी सरकार ने भी बहुत सारे प्रावधान किए हुए हैं कि अगर इस तरह के कोई असामाजिक तत्व है जो प्राकृतिक चीज़ों को, हमारे गवर्नमेंट चीज नहीं आज भास्कर की खबर में पढ़ के आया कि अभी शहरों में सीसीटीवी लग गए हैं। जी। तो किसी एक जगह पे उन्होंने देखा कि अपने घर से जो है 200 मीटर दूर जाके कचरा फेंकते हुए कोई सज्जन पकड़ा गए और उनको दंड दिया प्रशासन ने। बताइए कितनी बड़ी बात है जी। तो हमारे, आप देखिए, जब से हम हमारे मोदी सरकार की हम बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं, जब उन्होंने अपने हाथ में झाड़ू उठाई सर, तो आप देखिए आज देश का हर बच्चा भी उस चीज में शर्म महसूस नहीं करता है। और ये जब देखता है जब उनके हाथ में झाड़ू है, वो सफाई कर सकते हैं, वो इस चीज का सिंबल बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। और मध्य प्रदेश में तो इंदौर जो है लगातार कितने वर्षों से स्वच्छता का जो उत्कृष्ट जो इनाम है वो लेते आ रहा है। जी, तो बिल्कुल सर, जो हमारे जागरूक नागरिक हैं
और जिस उनके कारण अगर ये उपलब्धि हमारे प्रदेश को, देश को प्राप्त होती है, तो उनको भी हमें बिल्कुल धन्यवाद करना चाहिए कि किस तरह से जो है कि वो भी अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात आपने सही की कि जन जन को जागरूक होना होगा, कुछ चंद लोगों से चीजों में बदलाव मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा, देखिए कोविड के समय पे मैंने देखा है नर्मदा जी में उस जल को साफ होते हुए देखा है, मैंने एक्वेटिक लाइफ को उसमें आते हुए देखा है जी। और देखिए आज जो है बिस्लरी लेके घूमते हैं हम जी। क्या हम चाहेंगे कि आने वाली जो जनरेशंस हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके भी घूमें साथ में जी, है ना। वैसे भी कहा जाता है कि आने वाला महायुद्ध जो है वो जल पे होगा। तो पर्यावरण का धरती की पुकार और साथ में आपने जो अपनी जवाबदारी कही है जी। तो हमें आज जो भी करना है, हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, आने वाली जनरेशन जो है वो बहुत ही भयानक ग्लोबल वार्मिंग से लेके बात करते हैं हम जो है, जिस तरह से धरती के संसाधन कम होते जा रहे हैं, हम अपनी सुविधा के लिए पेड़ काटते हैं। देखिए एक पेड़ कटता है, हजारों लोगों का उसमें नुकसान होता है, हमें आज पता नहीं चलता, ठीक है, लेकिन एक वृक्ष जो है अपने जीवन में कितने लोगों के लिए ऑक्सीजन पैदा करता है। जी बिल्कुल, ठीक है। बाकी तो उसके जो दूसरे जो उपयोग है उनको छोड़ देते हैं जी। लेकिन केवल और केवल अगर आज हम ये अगर संकल्प लें कि रोज एक वृक्ष, जी, चलिए रोज ना सही हफ्ते में एक कर लें, हफ्ते में एक कर लें, चलिए हफ्ते में ना कि महीने में तो एक करें कम से कम, एक परिवार मिलके कहीं जाए, कुछ लगाएं आप, आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो याद रखेंगे आपको। जी, जी। ये बहुत ही देखिए जल कम होते जा रहा है जी। शुद्ध वायु, मैंने दिल्ली का उदाहरण लिया आपको, जी, बिल्कुल, वो कम होते जा रही है, ठीक है। तो बचेगा क्या? जी, बचेगा क्या? बचेगा नहीं, बहुत भयानक स्थिति हो जाएगी। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। और सर जिस तरह से आप लोगों को बता रहे हैं सारी चीज़ें कि अच्छा, एक और कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं हम उनका भी प्रश्न ले लेते हैं। जी जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी जी सुन रहा हूँ। जी बताइए। नमस्ते सर। जी नमस्ते बहन जी, नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते। जी 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 मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी मैं आपकी चर्चा सुन रहा हूँ। जी, आपकी चर्चा सुन रहा हूँ। अभी आपने कहा कि भारत विश्व गुरु सोने की चिड़िया कहलाता था, तो इसी संबंध में पर्यावरण शुद्धि के लिए हमारे ऋषियों ने पंचमहाय ये दैनिक यज्ञ का विधान किया था। जी तो जी बताइए जगदीश जी। हाँ? अच्छा, आप मतलब आप उसको आध्यात्मिक स्वास्थ्य की जो हम स्वच्छता की बात कर रहे थे, शायद उसी संदर्भ में जगदीश जी का ये जगदीश जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी हाँ, तो ये पर्यावरण शुद्धि के लिए हम यज्ञ पद्धति अपनाएं, दैनिक यज्ञ करें तो इससे लाभ हो सकता है। बिल्कुल 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 जगदीश जी, हम आपकी भावनाओं बिल्कुल समझ रहे हैं, आपके सवाल को भी हम समझ रहे हैं। और जगदीश जी यही पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हमारे ऋषि मुनि यज्ञ और हवन के माध्यम से पर्यावरण को शुद्ध करते थे, क्या उसकी आवश्यकता, उसका भी हम उपयोग अपने पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए कर सकते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण बात जगदीश जी ने कही है। मुझे लगता है कि हम अपने फर्ज से विमुख हो गए हैं। जगदीश जी आपका धन्यवाद। देखिए चाहे गायत्री परिवार हो, वो तो यज्ञ पे उन्होंने रिसर्च करी है, उनके कई पेपर्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं, ठीक है। पहले हर भारतीय जो है गुरुकुल में हो चाहे अपने घर में हो, ये अवश्य रूप से एक छोटा सा हवन उसमें आहुति डालते थे। उस आहुति से उठने वाला जो धुआं था वो पर्यावरण को शुद्ध करता था। आज भी हम जो है जब नदी को क्रॉस करते हैं तो लोग बाग सिक्के डालते हैं। पहले तांबे के सिक्के हुआ करते थे। तांबे के सिक्के ऐसे होते हैं जो कॉपर है, कॉपर एलिमेंट हमको नहीं मिलता, ठीक है। हमारे पुराने जो बुजुर्ग हैं आज भी जो है तुलसी पे एक दिया लगाना शाम को, चाहे नीम है, पीपल है, बरगद है, आंवला है, ऐसे बहुत से वृक्ष हैं जिनकी हम इज्जत करते हैं, जिन्हें हम ईश्वर रूप में देखते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? बिल्कुल, क्योंकि वो चीज़ें हैं। आज भी अगर आदिवासी को देखोगे तो प्रकृति का जो एक संरक्षण है, जितने अच्छे तरीके से एक आदिवासी करता है, वो एक शहरी जो है वो अपने स्वार्थ के लिए तो नुकसान करता है। जी बिल्कुल। तो हमको सीखना चाहिए, हमको हमारे उस वैदिक नॉलेज से सीखना चाहिए, हमारी उन किताबों से सीखना चाहिए, हमारे धार्मिक ग्रंथों से सीखना चाहिए, जहाँ पे हम जो है धरती के
इस गहनों को कैसे संभाल के रखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें बिल्कुल हवन करना चाहिए, हमें बिल्कुल यज्ञ करना चाहिए। जगदीश जी धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल जगदीश जी, और सही कहा सर ने, क्योंकि जब हम यज्ञ की आहुति देते हैं तो बहुत सारी जड़ी बूटियां, ऐसे तत्वों को यूज करते हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक होती हैं, जो हमें ऑक्सीजन को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है। हमारे हर त्यौहार का साइंटिफिक रीज़न भी होता है। तो डॉक्टर साहब, हम दर्शकों से यही कहेंगे कि जिस तरह से आप जो हैं एक बहुआयामी प्रतिभा है, मतलब वरिष्ठ आप चिकित्सक भी हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, पर्यावरण की सेवा कर रहे हैं, जन जागरूकता के कार्य भी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी दर्शकों से कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। जब आप इस तरह से एक बड़ा उदाहरण हमारे बीच यहाँ उपस्थित है तो आप क्यों नहीं दर्शकों। और आज बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमें डॉक्टर साहब ने बताई। ये विषय सर बहुत ज़्यादा वृहद है और शायद हम इस पर दिन भर भी चर्चा करें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी छूट जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा भारतवासी और उनकी ये सारी चीज़ें। लेकिन इस वादे के साथ कि इसी विषय को हम कंटिन्यू करेंगे सर, अभी समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपसे भी हम यही गुजारिश करेंगे, यही आग्रह करेंगे कि जो भी हमारे एक्सपर्ट, हमारे विशेषज्ञ ने आपको सलाह दी है, उनकी अगर एक बात पे भी हम अमल कर लें तो शायद प्रकृति को दोहन से बचा सके और उसका संरक्षण कर सके। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, एक छोटे से अंतराल के बाद हम यहीं उपस्थित होते हैं एक अच्छे और नए विषय के साथ। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नमस्कार एमपी, दूरदर्शन मध्य प्रदेश।